नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। दुनिया में जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे एक ओर जान माल का नुकसान होता है, दूसरी ओर धरती के भीतर की गर्मी थोड़ी शांत होती है। ज्वालामुखी विस्फोट के साथ कई बेशकीमती पत्थर और मिनरल्स भी निकलते हैं। इसी तरह दुनिया में होने वाली कुदरती या कूटनीतिक हलचलों के बीच संहार और सृजन दोनों के रास्ते खुलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी दूसरी पारी में टैरिफ को मिसाइल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका का एक तरफ चीन पर 245% तक का टैरिफ लग चुका है, तो दूसरी तरफ दुनिया के 75 से अधिक देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ फिलहाल 3 महीने के लिए टाला जा चुका है। टैरिफ वॉर शुरू करके प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक तरह से दुनिया में बिजनेस रिलेशंस का रीसेट बटन दबा दिया है। दुनिया का हर छोटा बड़ा देश अपने नफा नुकसान के हिसाब से कूटनीतिक और कारोबारी रिश्तों को नया आकार देने में जुटा हुआ है। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाला भारत भी इसी राह पर है। ट्रंप टैरिफ के शुरुआती झटकों के बाद अब भारतीय शेयर बाजार कुछ संभल चुका है। दुनिया के तेज तर्रार अर्थशास्त्री ट्रंप के टैरिफ वॉर को अमेरिका के लिए तो हानिकारक बता रहे हैं, पर भारत के लिए एक बड़े मौके के तौर पर देख रहे हैं। आज समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका चीन के बीच ट्रेड वॉर कितना लंबा खिंच सकता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच समझौते की कोई भी गुंजाइश है? ट्रंप के टैरिफ वॉर में भारत के लिए कहां-कहां मौका है, और क्या दुनिया की सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश भारत मौके पर चौका मारने की स्थिति में है? भारत के लिए चाइना जैसा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह में कहां-कहां स्पीड ब्रेकर है? दुनिया की फैक्ट्री बनने के लिए हमारी वर्कफोर्स को चाइना से क्या-क्या सीखने की जरूरत है? ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज अपने खास कार्यक्रम टैरिफ वॉर में भारत के लिए संदेश में। मौजूदा हालात में दुनिया भर के अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ लगातार हिसाब लगा रहे हैं कि अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर कितना लंबा खिंचेगा और कब खत्म होगा। अपने पिछले कई कार्यक्रमों में मैं आपको बता चुकी हूं कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही चतुर बिजनेसमैन है। वो एक डील मेकर हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि दूसरों पर दबाव कैसे बनाया जाता है। उन्हें ये भी अच्छी तरह पता है कि उनके समर्थक उनके मुंह से क्या सुनना चाहते हैं। हाल ही में दुनिया के जाने माने निवेशक और लेखक रुचिर शर्मा ने एक इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की वर्क स्टाइल के बारे में बताया कि वो एक ऐसे शख्स हैं जो $1 लाख के अपने किसी प्रोडक्ट की कीमत $10 लाख बताएंगे और मोल भाव करते करते $1.5 लाख पर डील के लिए तैयार हो जाएंगे। दुनिया कहेगी कहां 10 लाख से शुरू हुए और गिरते गिरते $1.5 लाख पर आ गए, लेकिन ट्रंप 1 लाख को $1.5 लाख में बदलने को अपनी जीत मानते हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स अमेरिकन्स की जिंदगी का कितना अहम हिस्सा है। हर साल चीन अपना कितना माल अमेरिका की बाजार में डंप करता है, फिर भी वो चाइना पर टैरिफ बढ़ाकर 245% तक कर देते हैं। पर बड़ा सवाल ये है कि इसके आगे क्या? गुरुवार को ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चाइना के साथ बहुत अच्छी डील करने जा रहा है। चीन ने भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए अमेरिका से बातचीत के लिए ली चेंगोंग को अपना नया वार्ताकार नियुक्त किया है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व प्रतिनिधि रह चुके हैं। मतलब टैरिफ को लेकर अमेरिका और चाइना के बीच बातचीत की मेज सजने का माहौल बनने लगा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप 245% की टैरिफ रेट को घटाकर कितना नीचे लेकर आते हैं। दुनिया की नंबर 1 और नंबर 2 इकोनॉमी के बीच जारी टैरिफ वॉर के बीच भारत के सामने किस तरह की संभावनाएं हैं, इसे भी समझना जरूरी है। भारत जानता है कि राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ टैक्टिक्स से कैसे निपटना है। ऐसे में अमेरिका के साथ भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत की एक टीम 23 अप्रैल से 3 दिनों तक अमेरिकी अधिकारियों से व्यापार समझौते पर बात करेगी, जिसमें भारतीय दल की अगुवाई वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे।
भारत अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के शुरुआती मसौदे में 19 चैप्टर हैं। मतभेदों को दूर करने के लिए ट्रेड पैक्ट विथ टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस पर भी मंथन तय माना जा रहा है। इसी तरह भारत ब्रिटेन के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भी बातचीत आखिरी दौर में है। ज्यादातर मुद्दों पर आपसी सहमति की बातें सामने आ रही हैं। बचे खुचे मुद्दों को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है। इस सिलसिले में अगले महीने यानी मई में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का ब्रिटेन दौरा तय माना जा रहा है। इसी महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी लंदन गई थी, जहां उनकी मुलाकात ब्रिटिश समकक्ष चांसलर रचल रीफ से हुई थी। मतलब ट्रंप के टैरिफ एक्शन से पैदा हुई हलचल के बीच भारत लगातार अपने तरीके से आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ टैक्टिक्स ने पूरी दुनिया में कूटनीतिक और कारोबारी रिश्तों को इधर उधर कर दिया है। चीन पर ट्रंप 245% तक टैरिफ का ऐलान कर चुके हैं। अब जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक टैरिफ पर समझौते के लिए अमेरिका और चीन बातचीत की मेज पर कभी भी बैठ सकते हैं। लेकिन ये भी तय है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप 245% टैरिफ में से 200% कम कर दें तो भी मेड इन चाइनीज प्रोडक्ट अमेरिका में बहुत महंगे मिलेंगे। फिलहाल अमेरिका में 75% स्मार्टफोन मेड इन चाइना इस्तेमाल होते हैं। ज्यादातर अमेरिकियों के हाथों में मेड इन चाइना लैपटॉप दिखते हैं। अमेरिका में ऐसा परिवार खोजना मुश्किल है जहां चीन में बना कोई सामान इस्तेमाल ना होता हो। अमेज़न पर बेचे जाने वाले 70% से अधिक प्रोडक्ट मेड इन चाइना होते हैं। ऐसे में ट्रंप जिस तरह की डील चाइना के साथ चाहते हैं उसमें अगर उन्हें थोड़ी भी कामयाबी मिली तो चाइनीज सामानों का अमेरिका में महंगा होना तय है। इससे भारत को 3 तरह से फायदा हो सकता है। पहला, अमेरिकी बाजार में भारतीय सामानों के सामने प्रतिस्पर्धा थोड़ी कम होगी। दूसरा, अमेरिका के जगह चीन भारतीय बाजार में अपना प्रोडक्ट खपाने के लिए रेट और कम कर सकता है, जिससे भारतीय ग्राहकों को फायदा होगा। तीसरा, अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए चाइना में स्थित कंपनियां भारत का रुख कर सकती हैं। अब भारत की अपॉर्चुनिटी क्या है? लोग मुझे कहते हैं कि बहुत सी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना छोड़ के चली जाएंगी, वो वियतनाम जाएंगी या इधर जाएंगी उधर जाएंगी। मेरी उम्र 74 साल की है और 55 साल से मैं अर्थशास्त्री हूँ। आई एम एन इकोनॉमिस्ट, डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट। एक देश की कैपेसिटी होनी चाहिए टू अब्जॉर्ब द इन्वेस्टमेंट। मिसाल के तौर पे भूटान में 1 ट्रिलियन में 12 शून्य होते हैं। कल मैं $1 ट्रिलियन लेके भूटान पहुँच जाऊँ, वो तो देश खत्म हो जाएगा। क्या करेगा उसके साथ? सो वी हैव द कैपेसिटी टू अब्जॉर्ब इट, और हमारे पास आने शुरू हो गए। आने वाले दिनों में मैं ये देखता हूं कि जैसे अमेरिका और चीन के बीच में ग्रेट पावर कॉन्फ्लिक्ट, उनके तनाव बढ़ते हैं, उतनी ही ज़्यादा जगह भारत के लिए अपने इंटरेस्ट को नेगोशिएट करने के लिए बनेगी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इंपोर्ट का पलड़ा भारी, चीन की अर्थव्यवस्था एक्सपोर्ट के सहारे खड़ी, वही भारत की अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन भी है और कंजम्पशन भी। शायद यही वजह है कि ट्रंप के टैरिफ झटकों से दुनिया भर के शेयर बाजार लड़खड़ा रहे हैं और भारतीय शेयर बाजार लुढ़कने के बाद अब संभल चुका है। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था की अंदरूनी मजबूती को घरेलू निवेशक ही नहीं, विदेशी निवेशक भी समझ रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, वो चीन भारी मात्रा में बना के यूएस में सप्लाई करता था। अब टैरिफ्स की वजह से उनके प्रोडक्ट्स का इतना सप्लाई यूएस में रहा नहीं, तो अब भारत में वो वही प्रोडक्ट्स को लोअर प्राइस पॉइंट पे बेचने के लिए तैयार हैं। इससे भारत में हमें इन्फ्लेशनरी प्रेशर से थोड़ी राहत मिलेगी। आज की तारीख में चीन सिर्फ सस्ते प्रोडक्ट से ही नहीं बना रहा है, चीन में महंगे और लग्जरी प्रोडक्ट भी धड़ल्ले से बन रहे हैं। दुनिया के बाजारों में छाए सस्ते प्रोडक्ट्स की पहचान सिर्फ मेड इन चाइना की वजह से नहीं, बल्कि अच्छी क्वालिटी का होने की वजह से मेड बाई चाइना की बनती जा रही। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप के टैरिफ वॉर की वजह से जिस तरह का इकोनॉमिक ऑर्डर बनता जा रहा है, उसमें दुनिया के दिग्गज कंपनियों को पूंजी निवेश, डिजिटल गैजेट बनाने, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए भारत में बेहतर संभावना दिख रही है। कंपनियों के लिए तैयार माल को खपाने के लिए भारत के पास एक बड़ा घरेलू बाजार भी मौजूद है, जहां का मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास ज्यादातर प्रोडक्ट खरीदने में सक्षम है। इतना ही नहीं, कूटनीति के स्तर पर भी भारत का अमेरिका, चीन और यूरोप से सबसे बेहतर रिश्ता है। ऐसे में भारत में बने सामानों के लिए दुनिया के हर बड़े बाजार में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के आधार पर
पहुंच बनाना आसान है। अमेरिका और चाइना के बीच खींचतान जारी है। इस बीच भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती खुद को इंटरनेशनल खिलाड़ी साबित करने की है। अगले हफ्ते अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी पत्नी उषा वेंस और बच्चों के साथ भारत आने वाले हैं। जेडी वेंस की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात तय मानी जा रही है। पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। अर्थशास्त्रियों के चश्मे से ट्रंप के ट्रेड वॉर को देखा जाए तो अमेरिका के 10% बेसिक टैरिफ लागू करने और कारोबार के साइड इफेक्ट की वजह से ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था 1% तक सुस्त हो सकती है। डॉलर कमजोर होता है तो उभरते बाजारों के लिए एक बेहतर मौका पैदा करता है। अगर टैरिफ वार की वजह से अमेरिका से कैपिटल का आउटफ्लो होता है तो इसका फायदा भी भारत जैसे देशों को हो सकता है। भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सकता है। ये भी माना जा रहा है कि चीन पर भारी टैरिफ की वजह से बड़ी कंपनियों की पसंद भारत बन सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या विदेशी कंपनियों को चाइना जैसी सहूलियत भारत में मिल पाएगी? उन्हें भारत में चीन जैसा माहौल मिल पाएगा? दुनिया में हर 5वां आईफोन भारत में बन रहा है। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल भारत में लगातार अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस साल 60% से अधिक आईफोन भारत में बने। यानी एप्पल चीन से अपनी सप्लाई चेन को दूर ले जाने की कोशिश पहले से कर रहा है। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद ये प्रक्रिया और तेज होने की उम्मीद है। एप्पल तो कितने सारी चीज़ें अब भारत में बनाता है, और जब ये ट्रंप के टैरिफ्स आने वाले थे तो 2 बिलियन मोबाइल फोन्स उन्होंने एयरलिफ्ट किए टू अमेरिका ताकि वो एकदम से महंगे ना हो जाएं। एक स्टडी के मुताबिक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में साल 2024 में चीन की ग्लोबल प्रोडक्शन में हिस्सेदारी 64% थी, जिसके 2026 में गिरकर 55% तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं भारत की भागीदारी 2024 में 18% थी, जिसे 2026 में बढ़कर 28% तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। पिछले साल डॉलर ऑलमोस्ट तकरीबन $20 बिलियन का आईफोन इंडिया में असेंबली पॉइंट, मैं मैन्युफैक्चरिंग की केवल बात नहीं करी, असेंबली पॉइंट करके इंडिया ने अमेरिका को दिया है, जिसको ऑलमोस्ट 60% इंक्रीज था पिछले साल से। तो जब हम उस कंडीशन में जहां सब कुछ हम कहें स्टेटस को था और ये ट्रेड वॉर शुरू नहीं हुआ था, उसमें अगर इंडिया 60% का इजाफा अपने असेंबली पॉइंट ऑफ आईफोन्स में कर सकती है, तो इस प्रेजेंट सिचुएशन में अगर हम अपनी कमर कस लें कि नहीं हमें करना है, हमें इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना है अपनी जीडीपी के लिए, अपनी कंट्री के लिए, तो हम बिल्कुल इंडिया इसको शॉर्ट टर्म में असेंबली पॉइंट हब खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और लॉन्ग टर्म में मैन्युफैक्चरिंग हब में इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, हमारी इकोनॉमी, हमारे पास लेबर पावर, हर चीज़ में इंडिया अपनी अगर सिचुएशन ऐसी बांध लेती है तो वी हैव गॉट फेवरेबल सिचुएशंस फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स एंड हम अपना इकोनॉमिक सुपर पावर के टर्म्स में इमर्ज कर सकते हैं। स्मार्टफोन समेत कई दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में वियतनाम की सप्लाई चेन भी अहम भूमिका निभा रही है। ऐसे में वियतनाम चाहेगा कि ट्रंप टैरिफ से बचने के लिए कंपनियां चीन की जगह उसकी जमीन पर प्रोडक्शन बढ़ाएं। इस रेस में कई और देश भी पहले से हैं। भारत में स्मार्टफोन, लैपटॉप समेत दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामानों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए पहले से ही इकोसिस्टम तैयार करने का काम जारी है। पिछले कुछ समय से चीन की कई कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ अपनी साझेदारी बढ़ाकर भारत में उत्पादन बढ़ा रही हैं। लेकिन चीन और भारत में बिजनेस के मिजाज को समझने वाले एक्सपर्ट्स कुछ स्पीड ब्रेकर्स भी महसूस कर रहे हैं। भारत में आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अगर आपको सेटअप करनी है और बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सेटअप करनी है तो उसके लिए लैंड की अवेलेबिलिटी, परमिशंस की अवेलेबिलिटी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की अवेलेबिलिटी, हमारे यहाँ पे रेगुलेशन, कंपनी प्रोडक्शन शुरू करे ना करे, रेगुलेशन पहले दिन से शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे डिफ़िकल्टीज़ होने की वजह से कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ स्टोरी में एक इम्पैक्ट तो आता ही है। जैसे अगर आप देखें कि मारुति ने जब शायद अपना पहला प्लांट भारत में शुरू किया था वर्सेस
टेस्ला ने जब चाइना में अपनी पहली गीगा फैक्ट्री सेटअप की तो उसको सेटअप करने में कितना समय लगा। दूसरी तरफ लेबर की भी जो प्रोडक्टिविटी है, जो वियतनाम, बांग्लादेश, दूसरे देशों में देखी जाती है, वो भी भारत में अभी उस स्तर तक उभर के नहीं आ पाई है। जो कंपनीज अभी तक देख रही हैं कि चाइना +1 मॉडल को अपना रही हैं, तो उसमें हमें अपने इंडिया में काफ़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को और भी ज़्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को और ज़्यादा आगे बढ़ाना पड़ेगा और लोगों को एक कंफर्ट लेवल देना पड़ेगा कि इंडिया में बिजनेस करना खाली एक बड़ा मार्केट नहीं, एक बड़ी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ही नहीं है, बल्कि ये आपके लिए एक ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चेन बनने में और भी मदद करेगा और हम रिलायबल पार्ट हैं उस ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चेन का। ये एक लॉन्ग प्रोसेस होती है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार पहले से प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम्स चला रही। अभी लैपटॉप के ग्लोबल प्रोडक्शन में भारत की हिस्सेदारी 1% से कम है। भारत अपनी जरूरत के लैपटॉप और कंप्यूटर का बड़ा हिस्सा चीन से आयात करता है, लेकिन 2026 तक इसके भी बढ़कर 7% तक पहुंचने का अनुमान है। भारत अच्छी तरह समझ रहा है कि ट्रंप ने जिस तरह से दुनिया में कारोबारी रिश्तों के रीसेट का बटन दबाया है, उसमें भारत इकलौता ऐसा देश है जिसके अमेरिका, चीन, यूरोप तीनों से बेहतर ताल्लुकात हैं। मेड इन इंडिया सामानों के लिए पूरी दुनिया के बाजार खोलें और दुनिया के दिग्गज कंपनियों के लिए भारत में पूंजी लगाने से मैन्युफैक्चरिंग तक के लिए मौका है। यही वजह है कि बदले समीकरणों में चीन भी भारत की ओर बड़ी उम्मीद के साथ देख रहा है। मल्टीनेशनल कंपनियां भी हिसाब लगा रही हैं कि कहां फैक्ट्री लगाने पर टैरिफ से बचने में सहूलियत होगी। इस तरह भी गहराई से मंथन हो रहा है कि आखिर चाइना वर्ल्ड की फैक्ट्री कैसे बना और कैसे दुनिया की सप्लाई चेन का सिकंदर बना हुआ है। चाइना में ऐसा क्या है जिससे वो इतना सस्ता और बेहतर प्रोडक्ट बना लेता है। हमारे देश के हुक्मरानों, नौकरशाहों, अर्थशास्त्रियों और कारोबारी दिग्गजों के सामने भी ये सवाल अक्सर आता है। दरअसल चीन को दुनिया की फैक्ट्री बनाया है वहां के लोगों ने, उनकी कड़ी मेहनत ने, उनके संस्कारों ने। चाइना में कुछ वर्षों तक काम कर लौटे कई यंग प्रोफेशनल से मेरी मुलाकात हुई। बातचीत के दौरान मैं उनसे एक ही सवाल पूछती थी कि भारत और चीन की फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों के तौर तरीकों में कितना अंतर है। ज्यादातर का जवाब होता था कि चाइना के युवाओं के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि वो चांदी के चम्मच के साथ पैदा नहीं हुए। उन्हें जो कुछ हासिल करना है उसका एक ही रास्ता है, मेहनत, मेहनत और सिर्फ कड़ी मेहनत। अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो उनकी जगह कोई और ले लेगा। कड़ा अनुशासन और अपने काम के प्रति समर्पण चीन की वर्कफोर्स के संस्कार का अहम हिस्सा है। चाइना के वर्कर्स इस बात की परवाह नहीं करते कि उनके काम को कोई देख रहा है या नहीं। वो अपने काम के प्रति समर्पित होते हैं। उनकी कुशलता का एक ही पैमाना है कि वो कम समय में कितना अधिक और फ्लॉलेस प्रोडक्ट तैयार करें। साल 2024 में चीन की फैक्ट्रियों में बना $3.58 ट्रिलियन का सामान दुनिया भर के बाजारों में पहुंचा। दुनिया के हर तरह के बाजार और लोगों की खरीदारी की क्षमता देखते हुए चाइना प्रोडक्ट बनाता है। अपनी स्पीड, इनोवेशन और अत्याधुनिक तकनीक के दम पर चीन दुनिया में सबसे तेजी से और सबसे सस्ता प्रोडक्ट बनाने में टॉप पर है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में चीन का एक व्यक्ति हफ्ते में औसत 46.1 घंटे काम करता है। साथ ही साउथ कोरिया का 38.6 घंटे, अमेरिका का 38 घंटे, जापान का 36.6 घंटे। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर चाइना ही दुनिया की फैक्ट्री क्यों बना, दूसरे देश क्यों नहीं। दरअसल चाइना ने अपनी वर्कफोर्स को सेना के जवानों की तरह अनुशासित, समर्पित और जुझारू बनाया। चीन में खड़ी ज्यादातर फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करने वाली वर्कफोर्स एक तरह की ड्रेस में दिखेगी। 1991 में जब रिफॉर्म्स भारत में हुए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, करीब अब उसी समय अगर चीन की इकोनॉमी को भारत से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था। उसी तरह के रिफॉर्म्स डेंग जियाओपिंग चाइना में भी कर रहे थे, पर उस समय से लेके अभी तक के बीच में वो गैप बढ़ता चला गया है। इसका कारण है कि चीन ने
इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिलेटेड जो स्किल्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। जैसे कि लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर्स थे जैसे टेक्सटाइल है, उनमें उन्होंने अपनी लेबर फोर्स की प्रोडक्टिविटी एनहांस करने में बहुत फोकस किया है, जो हम शायद कहीं ना कहीं भारत में नहीं कर पाए हैं अभी तक। अनुशासन, कड़ी मेहनत और काम के प्रति समर्पण को स्कूल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान राष्ट्रवाद से जोड़ा गया। युवाओं के तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया गया, जिससे मैन्युफैक्चरिंग में अपना योगदान दे सके। ज्यादातर कंपनियों में इस तरह का वर्क कल्चर विकसित किया गया, जिससे युवाओं की क्षमता का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा सके। झांगझाऊ में खड़ी EUPA कंपनी छोटे होम अप्लायंसेस बनाती है। इसमें काम करने वाले कर्मचारियों के रहने, खाने और जिंदगी को आगे बढ़ाने का इंतजाम कंपनी की ओर से किया जाता है। यहाँ तक कि कर्मचारियों का शादी ब्याह कराने में भी कंपनी भूमिका निभाती है। लेकिन EUPA के भीतर कर्मचारियों में कंपटीशन बहुत अधिक है। उन्हें हमेशा इस बात का डर बना रहता है कि अगर प्रोडक्शन कम हुआ तो नौकरी गई। ऐसे में कर्मचारी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 12 घंटे या उससे भी अधिक काम करते हैं। वर्कफोर्स अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तनख्वाह के साथ जो पहले आपका ये SOP तैयार है कि जी ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये डिलीवरेबल्स हैं, तो डिलीवरेबल्स के लिए आपको कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी दोनों अपनानी पड़ेगी, तभी आप वर्कफोर्स अकाउंटेबिलिटी से उस मैन्युफैक्चरिंग जायंट जो हम बनने की सपना देख रहे हैं उसको हम पूरा कर सकते हैं। कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कर्मचारियों में हफ्ते में 6 दिन 12 घंटे काम, उसके बाद आराम का कल्चर विकसित हुआ। चीन के लोगों में ये भावना कूट कूट कर भरी है कि फैक्ट्री में मौजूदगी का मतलब है एक एक मिनट काम को समर्पित, अपने काम का सेल्फ असेसमेंट। ये बात सच है कि 80s से लेकर लेट 2010 तक ये दिखाई दे रहा था कि जो चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बना उसके पीछे एक बहुत सोची समझी थी रणनीति थी उनकी एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें उनका काफ़ी फोकस स्किल्ड वर्कर्स को प्रमोट करने में था। वो उसके फल बहुत अच्छी तरीके से उन 30-40 सालों में सामने आए। आज की तारीख में चीन में लेबर कोई बहुत सस्ता नहीं है, लेकिन लेबर फोर्स बहुत समर्पित है। इससे दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में औसत चाइनीज वर्कर का आउटपुट कई गुना अधिक हो जाता है। दूसरा, प्रोडक्शन लागत कम करने के लिए चीन नई नई तकनीक आजमाने में नहीं हिचकता। ऑटोमेशन के पीछे कंपनी की सोच रहती है कि कर्मचारियों का वर्कलोड कम करते हुए उत्पादन बढ़ाना। यही वजह है कि तकनीक में आते बदलावों के हिसाब से चाइना की वर्कफोर्स खुद को अपग्रेड करती रहती है, जिससे प्रोडक्शन बढ़ाने में दमदार भूमिका निभा सके। चाइना की बड़ी बड़ी कंपनियों के कर्मचारियों को अगर काम करते देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वो किसी फैक्ट्री के कर्मचारी नहीं बल्कि सेना के ट्रेंड जवान हो। एक तरह की वर्दी, कम समय में मीटिंग और तैयार प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक का मुकम्मल मैकेनिज्म। हमारे देश की फैक्ट्रियों या दफ्तरों में युवा सेना की तरह अनुशासित होकर काम करते नहीं दिखते, पर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मॉरल पुलिसिंग के नाम पर, जमीन पर कब्जा रोकने के नाम पर, गौरक्षा के नाम पर सेना जरूर दिख जाती है, जो हमारी युवा पीढ़ी को अपने मोह पाश में लेकर उनका इस्तेमाल करती है। इससे समाज को या देश को कितना फायदा होता है, इस पर शायद ही कोई ईमानदारी से चर्चा करना चाहता है। हम चीन जैसा मैन्युफैक्चरिंग हब बनना तो चाहते हैं, लेकिन वहां के सामाजिक ताने बाने के संस्कारों की बात नहीं करते। चीन के समाज में व्यक्ति से अधिक सामूहिकता पर जोर दिया जाता है। स्कूल से कॉलेज तक पढ़ाई के दौरान युवाओं के दिमाग में ये बात कूट कूट कर भर दी जाती है कि टीम की सफलता व्यक्तिगत सफलता से बहुत बड़ी होती है। टीम का टारगेट और सामूहिक रूप से हासिल करने का साझा प्रयास चाइनीज वर्क कल्चर की USP है। ऐसे में वहां के संस्थानों में हायरार्की का बहुत महत्व है। चीन के कर्मचारी अनुशासन और सम्मान के साथ हायरार्की को फॉलो करते हैं। ज्यादातर कर्मचारी तय SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पर सवाल नहीं उठाते, उसे फॉलो करने को अपनी ड्यूटी समझते हैं। अगर किसी को दिक्कत होती है या सवाल करना होता है तो वो अकेले में बात होती है, सार्वजनिक रूप से नहीं। हाँ, कर्मचारियों के काम की तारीफ सार्वजनिक तौर पर होती है और काम में खामियों को अकेले में गिनाया जाता है। इससे टीम लीडर और कर्मचारियों के बीच भरोसा बना रहता है। वो साल 2018 का था।
फुजियान प्रांत में 3 रेल रूट को जोड़ने के लिए एक रेलवे स्टेशन की जरूरत महसूस की गई। 1500 मजदूर और इंजीनियर मिशन पर जुटे और 9 घंटे में ही रेलवे स्टेशन तैयार कर दिया। ये चीन के लोगों के काम की स्पीड है। मिशन को पूरा करने के लिए आपसी तालमेल है। इसी तरह कोरोना महामारी के दौर में वुहान में 10 दिन के भीतर 1000 बेड का अस्पताल बना दिया गया। हाल में चीन ने एक ह्यूमैनाइड पैसेंजर सर्विस AI रोबोट लॉन्च किया, जिसे रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की मदद के लिए सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ड्यूटी पर लगाया गया, जो बैटरी पर चलता है और खुद चार्जिंग स्टेशन पर जाकर अपनी बैटरी चार्ज करने में सक्षम है। चीन की वर्कफोर्स दुनिया की जरूरतों के हिसाब से हमेशा नया प्रोडक्ट लॉन्च करती रहती है। इसके पीछे सोच रहती है कि खुद को बाजार में हमेशा आगे रखना और प्रतिस्पर्धा में दूसरों को पीछे छोड़ना। उस ट्रेनिंग, उस डिसिप्लिन से एक चीज़ है कि आपके पास रिजर्वोयर बन जाता है काफ़ी बड़ा, एक टैलेंट पूल का। और चाइनीज़ ने जो करके दिखाया है दुनिया में, वो सब देख सकते हैं। हम भले ही उसे कुछ भी कहें, लेकिन उस सब के बावजूद में ये एक अचीवमेंट है कि आज वो एक नंबर 2 की दुनिया में पावर है। अमेरिका को थ्रेट कर रहे हैं डिस्प्लेस करने के लिए। चीन का सिस्टम अलग है। वहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, जिसका तौर तरीका लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से अलग है। कम्युनिस्ट चाइना ने विदेशी कंपनियों को फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन से लेकर सस्ता लेबर मुहैया कराने में एक तरफा फैसला किया। वर्कफोर्स को इस तरह से ट्रेंड किया गया जो आर्मी की तरह बिना किसी सवाल के काम करें। फैक्ट्रियों के भीतर काम को सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी और मिशन मानते हुए काम करें। चाइना की फैक्ट्रियों में काम करने वाले ज्यादातर सीनियर कर्मचारी इस बात में ज्यादा दिमाग खपाते हैं कि 50 आदमी के काम को तकनीक की मदद से 10 आदमी कैसे पूरा करें। नई तकनीक को अपनाना और बाजार की जरूरतों के हिसाब से नया प्रोडक्ट तैयार करना चीन की खासियत है। कुछ साल पहले तक चीन में 996 कल्चर बहुत प्रचलित था, यानी हफ्ते में 6 दिन सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम करना। चाइना के कारखानों में काम का मतलब सिर्फ काम हुआ करता है। हमारे देश के ज्यादातर दफ्तरों की तरह नहीं, जहां 8 घंटे की शिफ्ट में कर्मचारी कई बार चाय और सुट्टा ब्रेक लेते हैं, अच्छा खासा समय लंच पर गॉसिप में बर्बाद करते हैं। कुछ तो ज्यादातर समय मीटिंग खेलने में ही निकाल देते हैं। अधिकतर दफ्तरों और कारखानों में व्यक्तिगत और सामूहिक आउटपुट पर शायद ही ईमानदारी से मंथन होता है। चीन अपने वर्क कल्चर की वजह से दुनिया की फैक्ट्री नंबर 1 बना, पर आज चीन भयंकर बेरोजगारी से भी जूझ रहा है। ऐसे में चीन की कम्युनिस्ट सरकार अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने के लिए 8 घंटे ही काम करने को कह रही है। ओवर टाइम बंद करने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। पर चाइना की वर्कफोर्स को लंबे समय तक काम करने की आदत उनके डीएनए का हिस्सा बन चुकी है। उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए। नौकरी में बने रहने के लिए लंबे समय तक काम करना जरूरी भी है और उनकी मजबूरी भी। ऐसे में चीन के वर्क कल्चर से भारतीय युवाओं को सीखने के लिए बहुत कुछ है। ट्रंप के टैरिफ वॉर से पैदा हुई मौजूदा वैश्विक उथल पुथल का भारत तभी पूरा फायदा उठा पाएगा जब हमारे युवा श्रीमद् भगवत गीता के कर्म योग को समझेंगे। चीन के युवाओं की तरह उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में घर और दफ्तर में उतारेंगे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।